माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा लगता है न कि हम सब भाग रहे हैं, लेकिन असल में हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? शायद घर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो घर जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो ईंट पत्थरों की दीवारों के बीच नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छुपा बैठा है? अर्जुन अपनी बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ा था। सामने शहर की रोशनियां एक धुंधली पेंटिंग जैसी लग रही थी। 27 साल की उम्र में उसके पास वो सब था जिसे दुनिया सक्सेस कहती है। एक अच्छी जॉब, एक किराए का सुंदर अपार्टमेंट और चंद दोस्त जिनके साथ वो हर शनिवार पार्टी करता था। लेकिन उस रात ठंडी हवा के झोंके के बीच उसे अचानक महसूस हुआ कि वो बिल्कुल खाली है, जैसे वो किसी और के घर में रह रहा हो, जहां उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसे याद आया कि कैसे बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि घर वो जगह होती है जहां लोग आपको प्यार करते हैं। तो उसने अपना घर लोगों के अंदर बनाना शुरू कर दिया। जब किसी ने उसे सराहा तो उसे लगा उसे छत मिल गई। जब किसी ने उसे प्यार किया तो उसे लगा उसकी दीवारें मजबूत हो गई हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी जिंदगी से गए, उसका वो पूरा घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो फिर से बेघर हो गया। अर्जुन के मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर वो सुकून कहाँ है जो कभी खत्म न हो। तभी उसे पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे, जिन्हें सब प्यार से बड़े भैया कहते थे। वो अक्सर पार्क की उसी बेंच पर बैठकर पुरानी डायरी में कुछ लिखते रहते थे। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। बड़े भैया ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोले, क्या हुआ अर्जुन? आज फिर किसी और की जमीन पर अपना महल बनाने की कोशिश कर रहे थे क्या? अर्जुन थोड़ा ठिठका, फिर हंसते हुए बोला, भैया बस समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, लोगों का ख्याल रखता हूं, फिर भी अंत में ऐसा क्यों लगता है कि मेरा अपना कोई ठिकाना ही नहीं है। बड़े भैया ने अपनी डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, देखो यार, प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम प्यार ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपना घर दूसरों के अंदर बना रहे हो। सोचो, अगर तुम किसी और के दिल में अपना कमरा सजाओगे तो चाबी किसके पास होगी? जाहिर है उसके पास। और जिस दिन वो इंसान तुम्हें उस कमरे से बाहर निकालना चाहेगा, तुम सड़क पर आ जाओगे, तुम बेघर हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी नींव ही गलत जगह रखी थी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह के शीशे पर जमी धूल साफ कर दी हो। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। वो हमेशा दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता रहा, उनकी हां में अपनी खुशी और उनकी ना में अपनी तबाही देखता रहा। बड़े भैया आगे बोले, हमें अपना घर अपने अंदर बनाना होता है अर्जुन, एक ऐसा घर जहां तुम खुद मालिक हो, जहां तुम खुद मेहमान भी हो और मेजबान भी। इसे वेलकम होम कहना सीखो, लेकिन किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा के लिए। इसके अलग अलग कमरे होते हैं, सेल्फ लव का कमरा, फॉरगिवनेस का कमरा, कंपैशन की खिड़कियां। जब तक तुम ये घर अपने अंदर मजबूत नहीं करोगे, तुम दुनिया में भटकते ही रहोगे। अर्जुन ने गौर किया कि उसकी पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने की एक लंबी कोशिश थी। उसने अपनी पहचान की ईंटें दूसरों की पसंद नापसंद से चुनी थी। अगर किसी को उसका शांत स्वभाव पसंद था तो वो चुप रहने लगा। अगर किसी को उसका मजाकिया अंदाज अच्छा लगा तो वो अंदर से दुखी होने के बावजूद जोक्स सुनाने लगा। वो खुद को खोता जा रहा था ताकि दूसरों के पास रह सके। उसे लगा कि वो एक रिफ्यूजी की तरह जी रहा है, जो बस एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जा रहा है, ये उम्मीद लेकर कि कोई उसे अंदर आने देगा। बड़े भैया ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे गौर से देखने लगे। जानते हो अर्जुन, जब हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी दूसरों को देते हैं तो हम उन्हें वो ताकत दे देते हैं जो उनके पास होनी ही नहीं चाहिए। हम उन्हें हक दे देते हैं कि वो हमें तोड़ सके। लेकिन अगर तुम अपना घर खुद बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर तूफान है या धूप, तुम अंदर सुरक्षित रहोगे। अर्जुन को वो दिन याद आया जब उसका पिछला रिलेशनशिप खत्म हुआ था।
उसे लगा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, क्योंकि उसने उस इंसान को अपना घर मान लिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो इंसान सिर्फ एक मेहमान हो सकता था, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी पूरी जायदाद का मालिक बना दिया था। हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन अर्जुन को अब वो ठंड परेशान नहीं कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उस खालीपन से है जो उसने अपने अंदर पाल रखा था। उसने सोचा, क्या मैंने कभी खुद से पूछा है कि मुझे क्या पसंद है? क्या मैंने कभी अपने उस हिस्से को गले लगाया है जो डरा हुआ है, जो गलतियां करता है? बड़े भैया ने जैसे उसके मन की बात पतली। वो बोले, सबसे पहला कमरा जो तुम्हें बनाना है वो है सेल्फ लव का। ये कोई ईगो या घमंड नहीं है, ये बस ये मानना है कि तुम काफी हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हें किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है अपने ही घर में रहने के लिए। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। उसे अपनी जिंदगी के वो सारे पल याद आने लगे जहां उसने खुद को छोटा महसूस कराया था ताकि दूसरे बड़े लग सके। उसने अपनी आवाज को दबा दिया था ताकि दूसरों का शोर बना रहे। भैया, ये शुरुआत करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अर्जुन ने धीमे से पूछा। बड़े भैया हंसे और बोले, क्योंकि सालों से तुम्हें दूसरों के घरों की साफ सफाई करने की आदत हो गई है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम दूसरों का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम खुद के साथ होते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होते। खुद का घर बनाना एक प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। पुरानी यादों का कबाड़ बाहर निकालना होगा, उन दीवारों को गिराना होगा जो तुमने डर की वजह से खड़ी की थी। लेकिन एक बार जब तुम इसके अंदर कदम रखोगे तो तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। अर्जुन को अपनी उलझनें कुछ कम होती महसूस हुई। उसे समझ आया कि वो अब तक एक ऐसे नक्शे पर चल रहा था जो किसी और ने बनाया था। उसे अब अपनी खुद की आर्किटेक्चरल ड्राइंग तैयार करनी थी। उसे ये समझना था कि वो अपनी आत्मा का किराएदार नहीं, बल्कि उसका असली हकदार है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक नई सुबह की आहट होने लगी थी। उसे लगा कि अब तक वो जिस घर की तलाश में दर-बदर भटक रहा था, उसका दरवाजा तो हमेशा से उसके अंदर ही था। बस उसने कभी उस पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं की थी। उसने बड़े भैया का शुक्रिया अदा किया, और जब वो अपनी बिल्डिंग की तरफ वापस मुड़ा तो उसके कदमों में एक अजीब सी स्थिरता थी। वो अब भाग नहीं रहा था, वो बस चल रहा था अपने खुद के घर की ओर। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने सोचा कि कल सुबह जब वो उठेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि आज उसे किसे इंप्रेस करना है। वो ये सोचेगा कि आज वो अपने अंदर के उस खाली कमरे में कौन सी नई याद सजाएगा। उसे अपनी उन आदतों पर हंसी आई जो वो दूसरों को खुश करने के लिए करता था, जैसे वो जबरदस्ती की पार्टियों में जाना या वो बातें करना जिनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा कितनी बिखरी हुई थी। वो अपनी कीमती मिट्टी दूसरों के बगीचों को सींचने में लगा रहा था, जबकि उसका अपना आंगन सूखा पड़ा था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे अपनी बाउंड्रीज यानी अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। ये दीवारें दूसरों को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अंदर सुरक्षित रखने के लिए जरूरी थी। उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, लाइट जलाई। पहली बार उसे वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं लगा। उसे लगा कि ये उसकी उस नई यात्रा की शुरुआत का गवाह है। उसने आईने में खुद को देखा, थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें एक चमक थी। उसने खुद से कहा, वेलकम होम अर्जुन। ये शब्द उसके कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंजे। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों बाद खुद को सच में देखा है, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी जजमेंट के। ये सफर लंबा होने वाला था, शायद उम्र भर का, लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि नींव अब सही जगह पड़ चुकी है। वो जो अधूरापन उसे हर रात सोने नहीं देता था, वो अब एक शांत चुनौती जैसा लग रहा था। उसे अब किसी और की लाइट की जरूरत नहीं थी,
अपनी राह देखने के लिए, क्योंकि उसने अपने अंदर का दिया जलाने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे ही सही, पर वो अपनी रूह की ईंटें जोड़ना शुरू कर चुका था। अभी बहुत से कमरे बनाने बाकी थे। अभी मापी का वो कोना तैयार करना था जहां वो अपनी बीती गलतियों को जगह दे सके। अभी करुणा की वो बालकनी बनानी थी जहां से वो दुनिया को बिना किसी नफरत के देख सके। लेकिन आज के लिए उसे बस ये जानना काफी था कि उसके पास एक ठिकाना है, एक ऐसा ठिकाना जो कभी उससे नहीं छीना जा सकता। उसने खिड़की के बाहर देखा। चांद अब बादलों से बाहर आ चुका था। अर्जुन ने एक गहरी और सुकून भरी नींद के लिए अपनी आंखें मूंद ली, ये जानते हुए कि वो अब अकेला नहीं है, वो अपने घर में है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसे वो पुराना भारीपन महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी बालकनी से सूरज की पहली किरण को देखा और पहली बार उसे लगा कि आज का दिन किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए शुरू हो रहा है। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, ऑफिस के एक कलीग समीर का मैसेज चमक रहा था। यार अर्जुन, वो प्रेजेंटेशन अधूरी है, तू तो मेरा भाई है ना, जरा फिनिश कर दे, मुझे शाम को डेट पर जाना है। पुराना अर्जुन तुरंत हाँ कह देता। वो डरता था कि अगर उसने मना किया तो समीर उसे एरोगेंट समझेगा या शायद उनसे दोस्ती कमजोर हो जाएगी। उसे याद आया कि कैसे वो सालों से दूसरों के प्रेजेंटेशन बनाता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि उसे किसी के घर में एक छोटा सा कोना मिल सके। लेकिन उस सुबह उसे बड़े भैया की वो बात याद आई, तुम अपनी कंपनी के सीईओ हो। क्या कोई सीईओ अपनी कंपनी का कीमती वक्त किसी ऐसे काम में लगाता है जिससे उसकी अपनी ग्रोथ न हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और ऑफिस पहुंचा। दोपहर में जब समीर उसके डेस्क पर आया तो अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे वल्नरेबिलिटी टैंट्रम कहते हैं। जब आप कुछ नया और सही करना चाहते हैं तो अंदर का डर आपको वापस पुराने रास्तों पर खींचने की कोशिश करता है। समीर बोला, क्या हुआ भाई, कर दिया ना काम शुरू? अर्जुन ने समीर की आंखों में देखा और बहुत शांति से कहा, समीर, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हारी डेट खराब हो सकती है, लेकिन आज मेरे पास अपने कुछ जरूरी काम है। मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन में मदद नहीं कर पाऊंगा। समीर का चेहरा उतर गया। वो बोला, यार तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, बड़े सेल्फिश हो गए हो। अर्जुन को लगा जैसे कोई तीर, एरो उसकी तरफ आया हो। उसे बड़े भैया की वो बात याद आई कि दूसरों की इमोशंस की बारिश में भीगना जरूरी नहीं है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर खड़े होकर भीगते रहें क्योंकि आप पहले से ही गीले हैं। उसने मन ही मन अपने चारों ओर एक सुरक्षा का बुलबुला, प्रोटेक्टिव बबल महसूस किया। उसने सोचा, समीर का नाराज होना उसका अपना दर्द है, मेरा काम सिर्फ अपना सच बोलना था। शाम को वो फिर उसी पार्क की बेंच पर बैठा था जहां बड़े भैया अपनी डायरी लिख रहे थे। अर्जुन ने उन्हें समीर वाली बात बताई। बड़े भैया मुस्कुराए और बोले, अर्जुन एक बात बताओ, मान लो तुमने बहुत मेहनत से एक बेहतरीन पाई बनाई, तुम उसे अपने पड़ोसी के घर ले गए ये सोचकर कि वो तुम्हारी तारीफ करेगा, लेकिन पड़ोसी ने दरवाजे से ही कह दिया, शुक्रिया पर मुझे मीठा पसंद नहीं है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके दरवाजे पर बैठकर रोओगे या ये सोचोगे कि शायद मेरी पाई में ही कोई कमी है? अर्जुन सोच में पड़ गया। बड़े भैया ने आगे कहा, अक्सर हम अपनी मेहनत और प्यार की पाई दूसरों को बस इसलिए देते हैं ताकि वो हमें वैलिडेशन दे सके। हम भूल जाते हैं कि पाई की मिठास पड़ोसी के खाने से तय नहीं होती, वो उस मेहनत से तय होती है जो तुमने उसे बनाने में लगाई थी। अगर पड़ोसी नहीं खा रहा तो वापस अपने घर आओ और खुद उस पाई का मजा लो, या उसे किसी ऐसे को दो जिसे सच में उसकी जरूरत हो। अपनी कीमत दूसरों की भूख से मत नापो। अर्जुन को समझ आया कि वो अब तक अपनी खुशियों के लिए दूसरों के हाँ का इंतजार कर रहा था। वो दूसरों की परमिशन मांग रहा था खुद से प्यार करने के लिए। उसे महसूस हुआ
कि असल में रिजेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जिसे हम रिजेक्शन कहते हैं वो बस एक इशारा है कि हम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। असली रिजेक्शन तब होता है जब हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ही आत्मा का साथ छोड़ देते हैं। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर एक छोटी सी एक्सरसाइज की जिसे बड़े भैया ने उसे बताया था। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट खुद के नाम करना, ये पूरी जिंदगी का सिर्फ 0.3% हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा ही पूरी जिंदगी बदल सकता है। उसने आंखें बंद की और खुद से बातें करना शुरू किया। उसने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुनने के लिए वक्त निकाला। उसने अपने अंदर की उस आवाज को सुना जो सालों से दबी हुई थी। वो आवाज कह रही थी, अर्जुन, तुम काफी हो। तुम्हें किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर फोन स्क्रॉल करते हुए घंटों बिता देता था, इस उम्मीद में कि कोई मैसेज आएगा या कोई नोटिफिकेशन उसे खुश कर देगा। ये सब बस एक एस्केप था, अपनी असलियत से भागने का रास्ता। हम अक्सर किसी मसीहा का इंतजार करते हैं जो आकर हमें बचा लेगा, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता जब तक हम खुद अपना हाथ थामने को तैयार न हो। अर्जुन ने फोन एक तरफ रखा और खुद को सीईओ मोड में महसूस किया। उसने तय किया कि अब से वो अपने वक्त और अपनी ऊर्जा का मालिक खुद बनेगा। उसने महसूस किया कि जब हम आई स्टेटमेंट्स यानी मैं से शुरू होने वाली बातों का इस्तेमाल करते हैं तो ताकत हमारे हाथ में आ जाती है। तुमने मुझे दुखी किया कहने के बजाय मैं इस व्यवहार से खुद को असहज महसूस कर रहा हूं कहना कितना अलग है। इसमें दूसरे पर इल्जाम नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्री तय करने का हौसला है। अर्जुन को लगा जैसे उसके अंदर का खाली कमरा अब धीरे धीरे रोशनी से भर रहा है। उसने खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक ऐसा वादा कि वो कभी भी खुद को इतना छोटा नहीं करेगा कि दूसरों के छोटे से घर में फिट हो सके। रात की खामोशी में उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ, सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि ये तो वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी होती है। अगर आपका अपना घड़ा खाली है तो आप दूसरों की प्यास कैसे बुझा सकते हैं? उसने महसूस किया कि उसे अब उन लोगों की भीड़ नहीं चाहिए जो उसे उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर पसंद करते थे। उसे वो सुकून मिल गया था जो किसी पार्टी या किसी दोस्त की तारीफ में नहीं था। ये सुकून उसके अपने अंदर की मजबूत दीवारों के बीच था। अर्जुन ने आईने में देखा और धीरे से मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट किसी और के लिए नहीं थी, ये उस इंसान के लिए थी जिसने आज पहली बार खुद को सच में देखा था। उसने महसूस किया कि उसका घर अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रह गया था, वो एक एहसास बन चुका था। एक ऐसा एहसास जहां वो अपनी कमियों के साथ भी सुरक्षित था, जहां उसे परफेक्ट होने की एक्टिंग नहीं करनी थी। उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। उसे पता था कि कल फिर चुनौतियां आएंगी, फिर कोई समीर आएगा, फिर कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन अब उसके पास चाबी थी, अपने खुद के घर की चाबी, और अब वो इसे किसी और के हाथ में देने की गलती कभी नहीं करेगा। नींद आने से पहले उसके मन में एक आखिरी ख्याल आया, सेल्फ लव कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक दिन पहुंच जाना है। ये तो एक हर रोज की जाने वाली प्रैक्टिस है। जैसे हम हर दिन अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हर दिन अपने मन के कोनों से वो धूल हटानी होगी जो दुनिया की उम्मीदों ने वहां जमा कर दी है। अर्जुन ने चैन की एक लंबी सांस ली और अंधेरे में भी उसे अपना रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक का ये सफर अभी जारी है। अर्जुन की कहानी के साथ साथ आपकी अपनी कहानी भी एक नया मोड़ लेने वाली है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन उन पुराने घावों को भरता है जिन्हें वो सालों से छुपाता आया था। अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय का प्याला था, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने अंदर के उस घर में
एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी, जैसे किसी कमरे का दरवाजा जाम हो गया हो और पुरानी धूल वहां से हट ही न रही हो। उसे याद आया कि कैसे 3 साल पहले उसके सबसे करीबी दोस्त रोहन ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट में धोखा दिया था। उस दिन के बाद से अर्जुन के मन में एक ही बात चलती थी, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? क्या उसे जरा भी अफसोस नहीं है? अर्जुन को लगा था कि वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी जब वो रोहन का नाम सुनता तो उसका खून खौलने लगता। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने दिल के फॉरगिवनेस रूम में रोहन को अभी भी एक परमानेंट किराएदार बनाकर रखा हुआ है। शाम को पार्क में जब वो बड़े भैया से मिला तो उसने अपनी ये उलझन उनके सामने रखी। भैया, मैं खुद को प्यार करने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन वो पुरानी कड़वाहट जाती ही नहीं। मुझे लगता है जब तक रोहन मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। बड़े भैया ने एक ठंडी सांस ली और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अर्जुन, तुम जानते हो माफी का असली मतलब क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि माफी दूसरे इंसान के लिए है ताकि उसे सुकून मिल सके, लेकिन सच तो ये है कि फॉरगिवनेस तुम्हारे अपने लिए है। ये उस जंजीर को काटने जैसा है जो तुम्हें उस इंसान से बांधे हुए है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। अर्जुन ने टोका, पर भैया, उसने जो किया वो गलत था। मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? बड़े भैया मुस्कुराए और बोले, तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो अर्जुन, तुम खुद को आजाद कर रहे हो। सोचो, तुम एक कठपुतली यानी मैरियोनेट की तरह हो और रोहन के हाथ में वो धागे हैं। जब भी तुम उसके बारे में सोचकर गुस्सा होते हो, तुम उसे वो धागा खींचने की इजाजत देते हो। तुम अपनी खुशियों की चाबी उसके हाथ में दे रहे हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जिसने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हें जोड़ सकता है? द वन हु ब्रोक यू कैनॉट हील यू। हीलर तुम्हें खुद बनना होगा। बड़े भैया ने पार्क की घास पर उगी एक छोटी सी झाड़ी की तरफ इशारा किया। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम अब उस दर्द को अपने वर्तमान में जगह नहीं दोगे। तुम उस दर्द के साथ चाय पीना सीखोगे। हां, तुमने सही सुना। जब दर्द तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे अंदर बुलाओ। उससे भागो मत, उसे बिठाओ, उसके साथ वक्त बिताओ, उसे समझो, और जब तुम उसे पूरी तरह महसूस कर लो तब उसे दरवाजे तक छोड़कर आओ और कहो, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब मुझे अपनी जिंदगी में सुकून को जगह देनी है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ रही थी। वो अब तक एक इमोशनल कर्ज, इमोशनल डेट धो रहा था। उसने महसूस किया कि वो रोहन से माफी की उम्मीद इसलिए कर रहा था ताकि उसे अपनी ही नजर में वैलिडेशन मिल सके। उसने बड़े भैया से पूछा, भैया, क्या मुझे खुद को भी माफ करना चाहिए? मुझे अक्सर लगता है कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैंने उस पर भरोसा किया। बड़े भैया ने कहा, बिल्कुल, हम अक्सर अपनी पुरानी सेल्फ यानी उस पुराने वर्जन को कोसते रहते हैं जिसने गलतियां की थी। लेकिन अर्जुन, उस वक्त तुम बस उतना ही जानते थे जितना तुम्हें सिखाया गया था। अपनी उस छोटी बच्ची या छोटे बच्चे जैसी मासूमियत को दोष मत दो। उसे गले लगाओ और कहो, माफ करना कि मैंने तुम्हें उन बातों के लिए कोसा जो तुम्हारे बस में नहीं थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे आई स्टेटमेंट्स का महत्व समझ आया। अब वो ये नहीं कहेगा कि रोहन ने मुझे दुखी किया, बल्कि वो कहेगा, मैं इस धोखे से दुखी महसूस कर रहा हूं, लेकिन अब मैं इस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। बड़े भैया ने उसे एक और मजेदार बात बताई। अर्जुन, खुद को जोड़ना यानी रिकंस्ट्रक्टिंग करना एक कला है। जैसे पुराने टूटे हुए बर्तन को सोने की तारों से जोड़ा जाता है, वैसे ही तुम भी अपनी रूह के टुकड़ों को नीडल ऑफ सेल्फ लव और गोल्डन थ्रेड ऑफ होम से सी सकते हो। तुम्हारे ये घाव और ये निशान तुम्हें ये याद दिलाएंगे कि तुम टूटे नहीं थे, बल्कि तुम बदल रहे थे। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर एक लिस्ट बनाई। उसने उन सारे लोगों और घटनाओं के नाम लिखे जिनसे उसे शिकायत थी। फिर उसने अपनी कल्पना में वो कैंची उठाई
जो उसके सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस की नींव से बनी थी। उसने एक एक करके उन धागों को काटना शुरू किया। मैं तुम्हें माफ करता हूं और मैं खुद को आजाद करता हूं। जैसे जैसे वो ये कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी खोई हुई ऊर्जा वापस उसके पास आ रही है। उसे अब रोहन की मापी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी हीलिंग का रिमोट कंट्रोल अब उसके अपने पास था। उसने आईने में देखा और खुद से कहा, अर्जुन, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम वो हो जो आज तुम खुद को बनाने का फैसला कर रहे हो। उसे लगा जैसे उसके फॉरगिवनेस रूम की खिड़कियां खुल गई है और ताजा हवा अंदर आ रही है। अब वहां कोई भारीपन नहीं था, कोई अंधेरा कोना नहीं था। उसने महसूस किया कि मापी कोई मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो काम खत्म, बल्कि ये तो एक हर रोज की जाने वाली प्रैक्टिस है। रात की खामोशी में उसे अब अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे बता रही थी कि वो काफी है। उसने उन पुराने पन्नों को फाड़कर फेंकने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि उन्हें अपनी कहानी का एक जरूरी हिस्सा मान लिया। वो अब एक विक्टिम नहीं था, वो अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बन चुका था। अर्जुन को समझ आ गया था कि जब तक वो दूसरों के घर के बाहर अपनी मापी का इंतजार करेगा, वो बेघर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मापी का दरवाजा खुद के लिए खोला, वो अपने असली घर में पहुंच गया। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने अपनी रूह को सोने की तारों से सीना शुरू किया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले पड़ाव में अर्जुन को एक और कमरे की चाबी ढूंढनी है, कंपैशन का कमरा, जहां वो सीखेगा कि किसके लिए अपने घर के दरवाजे खोलने हैं और किसके लिए बंद रखने हैं। क्या आप भी अपने अंदर के उन अनकहे धागों को काटने के लिए तैयार हैं? चलिए अर्जुन के साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए काफी शांत रहे, लेकिन ये शांति उस खामोशी जैसी नहीं थी जो उसे पहले डराती थी। अब उसे अपनी ही सोहबत, कंपनी में मजा आने लगा था। पर असली इम्तिहान तब हुआ जब एक शाम उसकी पुरानी दोस्त मीरा का फोन आया। मीरा उसकी लाइफ का वो हिस्सा थी जिसके लिए अर्जुन ने हमेशा अपनी बाउंड्रीज तोड़ी थी। मीरा की आदत थी कि जब भी उसकी जिंदगी में कोई ड्रामा होता, वो अर्जुन को कॉल करती और अर्जुन घंटों उसकी परेशानियां सुनता, उसे सलाह देता और बदले में अपनी सारी मेंटल एनर्जी खर्च कर देता। उस शाम भी यही हुआ। मीरा रो रही थी और अर्जुन को वही पुरानी बेचैनी महसूस होने लगी। उसका मन किया कि वो तुरंत भागकर उसके पास जाए और सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन जैसे ही उसने सोफे से उठने की कोशिश की, उसे अपने अंदर के उस घर की याद आई जिसे वो इतनी मेहनत से बना रहा था। उसे महसूस हुआ कि मीरा का दर्द सुनकर उसके कंपैशन रूम की दीवारें कांप रही थी। अगली सुबह जब वो पार्क पहुंचा तो बड़े भैया पहले से ही वहां थे, चिड़ियों को दाना डाल रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, भैया, करुणा, कंपैशन और दया में क्या फर्क है? मुझे कल ऐसा लगा जैसे मैं मीरा का दर्द अपने ऊपर ले रहा हूं और मेरा अपना सुकून कहीं खो गया है। बड़े भैया ने दाना डालना बंद किया और एक गहरी सांस लेकर बोले, अर्जुन, करुणा का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरे का बोझ अपने सिर पर उठा लो। करुणा का मतलब है दूसरे के दर्द को समझना, लेकिन अपने घर की चाबी उसके हाथ में न देना। हम अक्सर कंपैशन को सेल्फ सैक्रिफाइस समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम दूसरे के लिए दुखी नहीं होंगे तो हम बुरे इंसान हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुम किसी डूबते हुए इंसान को तब तक नहीं बचा सकते जब तक तुम्हारे अपने पैर सूखी जमीन पर मजबूत न हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। बड़े भैया आगे बोले, अपने अंदर के घर में एक गेस्ट रूम बनाओ। अर्जुन, मेहमानों का स्वागत करो, उनकी बात सुनो, उन्हें चाय पिलाओ, लेकिन उन्हें अपने बेडरूम में कब्जा मत करने दो। मीरा तुम्हारी दोस्त है, उसकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी आग तुम्हारे घर को जलाने लगे तो वो करुणा नहीं, वो बेवकूफी है। करुणा की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।
सेल्फ कंपैशन का मतलब है ये समझना कि तुम्हारी अपनी लिमिट्स क्या है। अगर तुम खुद खाली हो तो तुम दूसरों को क्या दोगे? तुम बस एक खाली बर्तन की तरह शोर मचाओगे। अर्जुन को लगा जैसे उसे अपनी समस्या का हल मिल गया हो। वो अब तक मीरा के लिए एक सेफ हाउस बना हुआ था, जहां वो अपना सारा कचरा, इमोशनल बैगेज डाल देती थी और अर्जुन उसे साफ करता रहता था। बड़े भैया ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। सोचो अर्जुन, अगर तुम्हारा कोई दोस्त बारिश में भीग रहा है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भी बारिश में खड़े होकर उसके साथ भीगने लगोगे ताकि उसे बुरा न लगे? या फिर तुम अपनी छतरी, अम्ब्रेला खोलोगे और उसे भी उसके नीचे बुला लोगे? अगर तुम भी भीगने लगे तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। छतरी तुम्हारी बाउंड्री है, वो तुम्हें सूखा रखती है ताकि तुम दूसरे को सहारा दे सको। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब तक बिना छतरी के ही बारिश में खड़ा था। उसे लगा कि बाउंड्रीज बनाना कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का प्यार है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब आप थक जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं तो आप किसी की सच्ची मदद नहीं कर सकते। उस दिन ऑफिस के बाद अर्जुन ने मीरा से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक नए इरादे के साथ। जब मीरा ने फिर से वही पुरानी बातें शुरू की तो अर्जुन ने उसे बीच में रोका। उसने बहुत प्यार से लेकिन मजबूती से कहा, मीरा, मैं जानता हूं तुम मुश्किल दौर से गुजर रही हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारी हर समस्या हल नहीं कर सकता। तुम्हें खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हें सुन सकता हूं, पर मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। मीरा पहले तो चौंक गई। उसे लगा अर्जुन बदल गया है, लेकिन अर्जुन को अपने अंदर एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। उसने पहली बार अपने कंपैशन रूम की खिड़की तो खुली रखी थी, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि करुणा और बाउंड्री साथ साथ चलते हैं। बड़े भैया ने एक बार कहा था कि हमारे अंदर एक कंपैशन मीटर होना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम किसी और की वजह से खुद को खो रहे हैं, तो हमें वापस अपने घर के केंद्र, सेंटर में आ जाना चाहिए। अर्जुन ने उस रात डायरी में लिखा कि कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के लिए एक पब्लिक शेल्टर बन जाए। आपका घर आपकी रूह का है और वहां सिर्फ उन्हीं को आने की इजाजत होनी चाहिए जो आपके सुकून का सम्मान करें। उसने महसूस किया कि जब उसने मीरा को मना किया तो उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था। उसे लगा कि उसने मीरा को भी एक मौका दिया है खुद को संभालने का। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो लोगों को फिक्स करने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि अगर वो सबको ठीक कर देगा तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। लेकिन बड़े भैया ने उसे सिखाया कि हर किसी का अपना एक सफर होता है, अपनी एक लड़ाई होती है। आप किसी का रास्ता आसान तो कर सकते हैं, पर आप उसकी जगह चल नहीं सकते। इंटरडिपेंडेंस और कोडिपेंडेंसी के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। अर्जुन अब तक कोडिपेंडेंट था, उसकी खुशी दूसरों की खुशी पर टिकी थी। अब वो इंटरडिपेंडेंट बन रहा था, जहां वो अपनी खुशी का मालिक खुद था, पर दूसरों के साथ जुड़ा भी हुआ था। उसे वो रात याद आई जब वो घंटों रोया था क्योंकि किसी ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। अब उसे हंसी आती थी ये सोचकर। उसने महसूस किया कि जब आप करुणा के साथ बाउंड्रीज जोड़ देते हैं तो आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वो आपको कुछ वापस दे, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिल भरा हुआ है और आप उसे बांटना चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ उतना ही बांटते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकें। अर्जुन ने अपनी रूह के उस कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। वहां अब शांति थी। वहां अब दूसरों के दर्द का शोर नहीं था, बल्कि एक धीमी सी सहानुभूति की धुन थी। शहर की भीड़ भाड़ के बीच चलते हुए भी अर्जुन को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि वो अपने साथ अपना पूरा घर लेकर चल रहा है। उसे अब इस बात का डर नहीं था
कि कोई उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसका सबसे कीमती हिस्सा, उसका अपना घर, हमेशा उसके पास था। उसने सीखा कि करुणा का असली मतलब है अपने घावों को भी उतनी ही इज्जत देना जितनी आप दूसरों के घावों को देते हैं। बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट। ये जुमला अब उसके लिए सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं था, बल्कि उसकी हकीकत बन चुका था। उसने महसूस किया कि जब वो खुद के प्रति दयालु, काइंड होता है तो वो दूसरों के लिए भी ज्यादा सहनशील और शांत हो पाता है। बड़े भैया ने उसे एक और बात सिखाई थी, क्लैरिटी यानी स्पष्टता का कमरा। अर्जुन को लगा कि अब उसे उसी तरफ बढ़ना चाहिए। बिना स्पष्टता के करुणा भी कभी कभी उलझन पैदा कर सकती है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। अर्जुन ने अपने अंदर के मलबे को साफ करना जारी रखा। उसे लगा कि अब उसके घर की नींव इतनी मजबूत हो गई है कि वो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसे वो दुनिया अब डरावनी नहीं लगी। उसे लगा कि ये दुनिया बस एक बड़ा सा कैनवास है जहां हर कोई अपना अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है। बस फर्क ये था कि अर्जुन ने अब अपना नक्शा खुद तैयार कर लिया था। रात की खामोशी में जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसने महसूस किया कि उसके कंपैशन रूम की लाइट अब धीमी और सुकून देने वाली थी। वहां अब कोई हलचल नहीं थी। उसे मीरा की फिक्र तो थी, पर अब वो फिक्र उसे खा नहीं रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से मुस्कुराकर कहा, आज का दिन अच्छा था। उसे एहसास हुआ कि जैसे जैसे वो अपने घर के कमरे सजा रहा है, उसकी जिंदगी की उलझनें सुलझती जा रही है। सफर अब भी बाकी था, पर अर्जुन को अब रास्तों से प्यार हो गया था। उसे पता था कि मंजिल तो वो खुद ही है, बस उसे हर दिन थोड़ा और गहराई से खुद को पहचानना है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस हिस्से में अर्जुन ने सीखा कि कैसे दूसरों को प्यार करते हुए खुद को नहीं खोना है। करुणा का असली घर वही है जहां आपकी अपनी आत्मा सुरक्षित रहे। लेकिन क्या अर्जुन पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसे अपनी लाइफ में आगे क्या चाहिए? क्या उसके पास वो क्लैरिटी है जो उसे आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार कर सके? अगले भाग में हम अर्जुन के साथ चलेंगे उसके क्लैरिटी रूम में, जहां वो अपनी धुंधली यादों और भविष्य के डर का सामना करेगा। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की धुंध को साफ करने के लिए? अर्जुन का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह जब अर्जुन सोकर उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर के घर में अब काफी रोशनी रहने लगी है। वो जो पहले हर आहट पर चौंक जाता था, अब अपनी खामोशी में भी चैन से बैठने लगा था। लेकिन एक धुंध अभी भी बाकी थी। ये धुंध थी उसके भविष्य की। अक्सर हम अपनी जिंदगी के एक हिस्से को तो ठीक कर लेते हैं, पर जब बात अगले कदम की आती है तो हम फिर से डरने लगते हैं। अर्जुन को ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के लिए प्रमोशन का ऑफर मिला था। दुनिया की नजर में यह बहुत बड़ी बात थी, बहुत सारा पैसा और एक ऊंचा ओहदा। लेकिन अर्जुन के अंदर की आवाज कुछ और ही कह रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये ऑफर ले लिया तो वो फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएगा जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकल कर आया था। उसे क्लैरिटी चाहिए थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और उसका डर क्या है। शाम को जब वो बड़े भैया के पास पहुंचा तो वो अपनी पुरानी छड़ी के सहारे धीरे धीरे टहल रहे थे। अर्जुन ने अपनी दुविधा उनके सामने रखी। भैया, सब कह रहे हैं कि ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद को फिर से किसी और के सांचे में ढालने जा रहा हूं? क्या ये मेरा डर है या वाकई मेरा दिल मना कर रहा है? बड़े भैया एक बेंच पर बैठ गए और लंबी सांस लेकर बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में एक और कमरा है जिसे हम क्लैरिटी रूम कहते हैं? ये कमरा अक्सर धूल से भरा होता है क्योंकि हम इसमें जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ साफ दिखने लगे। क्लैरिटी का असली मतलब है सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कड़वी ही क्यों न हो। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराए।
देखो, हम अक्सर क्लैरिटी को एक मैप समझ लेते हैं, जबकि वो एक टॉर्च, फ्लैशलाइट की तरह है। मैप तुम्हें पूरा रास्ता दिखा देता है, पर टॉर्च सिर्फ अगला कदम दिखाती है। तुम चाह रहे हो कि तुम्हें आज ही पता चल जाए कि 10 साल बाद तुम कहां होगे, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी रूह के घर की तरफ जा रहा है या उससे दूर। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि वो प्रमोशन के पीछे इसलिए भागना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि सक्सेस का ठप्पा उसे समाज में एक मजबूत घर देगा। वो भूल गया था कि असली घर तो उसके अंदर बन रहा था। बड़े भैया ने आगे कहा, अर्जुन, अपने क्लैरिटी वाले कमरे में जाओ और खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए, या इसलिए क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि मुझे ये चाहिए? अक्सर हमारी इच्छाएं हमारी अपनी नहीं होती, वो हमारे माता पिता, समाज या सोशल मीडिया का शोर होती है। हम दूसरों की उम्मीदों की ईंटों से अपना घर बनाने लगते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमें घुटन क्यों हो रही है। क्लैरिटी तब आती है जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हो। बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज द अल्टीमेट क्लैरिटी। अर्जुन को वो दिन याद आया जब उसने पहली बार पेंटिंग करना छोड़ा था क्योंकि उसे लगा था कि इसमें पैसा नहीं है। उसने अपनी रूह के एक हिस्से को बंद कर दिया था ताकि वो प्रैक्टिकल बन सके। उसने बड़े भैया से पूछा, भैया, पर क्या सच का सामना करना डरावना नहीं है? अगर मुझे पता चले कि मेरा पूरा करियर ही एक गलती था तो मैं क्या करूंगा? बड़े भैया हंसे और बोले, यही तो मजा है अर्जुन। जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। उस कमरे की धूल साफ करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पुरानी चीजें फेंक देनी है, बल्कि ये है कि तुम्हें उन्हें सही नाम देना है। जिसे तुम करियर कह रहे हो वो शायद बस एक सीख, लेसन थी, और अब तुम्हारी रूह कुछ और मांग रही है। बड़े भैया ने एक बहुत गहरी बात कही, ओनरशिप लो अर्जुन। अपनी चॉइसेस की जिम्मेदारी उठाओ। क्लैरिटी का मतलब यह भी है कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। आई डोंट नो कहना भी क्लैरिटी का एक हिस्सा है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम नहीं जानते तो तुम सीखने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन अगर तुम ये एक्टिंग करते रहोगे कि तुम्हें सब पता है तो तुम कभी उस कमरे की खिड़की नहीं खोल पाओगे। अर्जुन को लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसे समझ आया कि उसे प्रमोशन ठुकराने से नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से डर लग रहा था जो उसके बाद आएगी। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक एक परफेक्ट लाइफ की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें कोई गलती ना हो, पर जिंदगी तो एक रफ स्केच जैसी है जिसमें बार बार मिटाना और फिर से बनाना ही उसकी खूबसूरती है। उसने अपने अंदर के क्लैरिटी रूम में जाकर देखा। वहां बहुत सारी पुरानी फाइलें थी, वो सपने जो उसने अधूरे छोड़ दिए थे, वो बातें जो उसने अनकही रखी थी। उसने एक एक करके उन्हें देखना शुरू किया। उसने खुद से कहा, हां, मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, हां, मुझे डर लग रहा है, लेकिन हां, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये सच बोला, कमरे की धूल बैठने लगी। बड़े भैया ने उसे एक और मजेदार सुझाव दिया, अर्जुन, क्लैरिटी के कमरे में एक छोटा सा शीशा, मिरर लगाओ। जब भी तुम्हें उलझन हो, उस शीशे में देखो और खुद से पूछो, क्या यह फैसला मेरे घर की बुनियाद मजबूत कर रहा है? अगर जवाब हाथ है तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो कदम सही है, और अगर जवाब ना है तो चाहे पूरी दुनिया तालियां बजाए, वो रास्ता तुम्हें बेघर कर देगा। अर्जुन ने उस रात ऑफिस के बॉस को एक ईमेल लिखा। उसने प्रमोशन तो नहीं लिया, पर उसने एक ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मांगा जहां उसे काम करने में मजा आता था, भले ही वहां सैलरी थोड़ी कम थी। जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, उसे अपनी छाती में एक हल्कापन महसूस हुआ।
ये वो सुकून था जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं आ सकता। उसे लगा कि उसने अपने घर की एक और दीवार को सही रंग दिया है। क्लैरिटी का मतलब अब उसके लिए कोई बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी ईमानदारी थी। उसे समझ आ गया था कि जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो पूरी कायनात आपके घर को सजाने में लग जाती है। उसे अब उस कोहरे से नफरत नहीं थी जो बाहर था, क्योंकि उसके अंदर की लाइट अब बिल्कुल साफ जल रही थी। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी पहचान अब तक दूसरे क्या सोचेंगे के खंभों पर टिकी थी। क्लैरिटी ने उसे वो कुल्हाड़ी दे दी थी जिससे उसने उन खंभों को काट दिया। अब उसका घर हवा में नहीं झूल रहा था, वो उसकी अपनी जमीन पर खड़ा था। उसने सीखा कि अपनी लाइफ के सीईओ बनने का मतलब सिर्फ फैसले लेना नहीं है, बल्कि उन फैसलों के परिणामों के साथ शांति से रहना भी है। उसे अब किसी मसीहा की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका रास्ता उसके पैरों के नीचे ही है, बस उसे चलना शुरू करना था। नींद आने से पहले उसने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। हम जिन चीजों को खोने से डरते हैं, अक्सर वही चीजें हमें कैद करके रखती हैं, और जिस क्लैरिटी को हम बाहर ढूंढते हैं वो तो बस हमारे अपने सच को स्वीकार करने की हिम्मत में छुपी होती है। अर्जुन को अब अपने क्लैरिटी रूम से प्यार हो गया था। वो वहां हर रोज जाने लगा, धूल साफ करने लगा और अपनी रूह की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। उसे लगने लगा था कि वो अब सिर्फ अपना घर बना नहीं रहा है, बल्कि वो खुद ही अपना घर बनता जा रहा है। एक ऐसा घर जहां हर सवाल का स्वागत है और हर सच के लिए जगह है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अर्जुन अब अपने घर के सबसे महत्वपूर्ण कमरों को सजा चुका है, लेकिन एक आखिरी कदम अभी बाकी है। घर तो बन गया, लेकिन क्या वो इस घर में चैन से रह पाएगा? क्या वो अपनी इस नई पहचान को दुनिया के सामने बिना किसी डर के रख पाएगा? अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे अर्जुन की इस यात्रा का समापन, जहां वो अपने अंदर के घर का दरवाजा पूरी तरह से खोल देगा। क्या आप भी तैयार हैं अपने घर का आखिरी कोना सजाने के लिए? ये सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक ठहराव आ गया था, ऐसा ठहराव जिसे लोग अक्सर आलस या बोरियत समझ लेते हैं, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये उसकी आत्मा का वो गहरा सुकून है जिसे उसने बरसों बाद महसूस किया था। अब उसके दिन किसी जंग की तरह नहीं गुजरते थे जहां उसे हर पल खुद को साबित करना हो। उसने गौर किया कि जब आपका अंदरूनी घर मजबूत होता है तो बाहर की चीजें आपको उतना नहीं डराती। उसे याद आया कि कैसे वो पहले अपने खालीपन को भरने के लिए भीड़ ढूंढता था, लेकिन अब उसे अपनी तन्हाई से डर नहीं लगता था। उसे सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का बारीक फर्क समझ आ गया था। अकेलापन वो था जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, लेकिन एकांत वो है जहां आप अपनी ही सोहबत, कंपनी का आनंद लेते हैं। अर्जुन को अब खुद के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगने लगा था। वो घंटों अपनी बालकनी में बैठ सकता था, बिना किसी फोन के, बिना किसी शोर के, बस अपनी सांसों की धुन सुनते हुए। एक शाम जब वो फिर से उसी पार्क की बेंच पर बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अलग सी महक है। उसे याद आया कि ये वही जगह है जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। बड़े भैया आज थोड़े थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। अर्जुन ने उनके पास जाकर चुपचाप बैठना बेहतर समझा। कुछ देर खामोशी रही, फिर बड़े भैया बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम्हारे घर का रंग अब बदल गया है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ भैया, पहले मुझे लगता था कि घर एक ऐसी जगह है जहां मैं अपनी सारी थकान लेकर जाऊंगा, पर अब मुझे समझ आया कि मेरा घर वो एनर्जी है जिसे मैं अपने साथ हर जगह लेकर चलता हूं। चाहे मैं ऑफिस में हूं, मेट्रो में हूं या यहां इस बेंच पर, मेरा घर हमेशा मेरे साथ है। बड़े भैया ने सिर हिलाया और कहा, यही तो असली मंजिल है। जब तुम खुद ही अपना घर बन जाते हो तो दुनिया का कोई भी हिस्सा पराया नहीं लगता।
उन्होंने अर्जुन को एक आखिरी बात समझाई जो उसके दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। जानते हो अर्जुन, अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी एट होम महसूस करने के लिए दूसरों की परमिशन मांगते हैं। वो सोचते हैं कि जब कोई उन्हें प्यार करेगा, जब उन्हें वो खास प्रमोशन मिलेगा या जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तब वो चैन से बैठेंगे। लेकिन आत्मा, सोल को ये सब नहीं चाहिए। आत्मा को बस एक्सेप्टेंस चाहिए। जैसे एक मां अपने बच्चे को हर हाल में स्वीकार करती है, वैसे ही तुम्हें अपने उस हिस्से को भी गले लगाना है जो आज भी डरा हुआ है, जो कभी कभी गलतियां करता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपनी कमियों के साथ भी खुद को अपना सको। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा की नींव अब पत्थर की नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की बनी है। उसने अपनी उस पुरानी सेल्फ को याद किया जो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढती थी, और उसे अब उस पर तरस नहीं बल्कि प्यार महसूस हो रहा था। बड़े भैया ने अपनी डायरी से एक खाली पन्ना फाड़ा और अर्जुन को देते हुए बोले, इस पर अपनी जिंदगी का नया नक्शा बनाओ। ये वो नक्शा नहीं है जो तुम्हें कहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये वो नक्शा है जो तुम्हें ये याद दिलाएगा कि तुम पहुंच चुके हो। यू हैव अराइव्ड। अर्जुन ने उस कागज को हाथ में लिया और उसे लगा कि उसकी उंगलियों में एक नई ताकत है। उसने महसूस किया कि उसका वेलकम होम का सफर अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये सिर्फ एक घर बनाना नहीं था, ये उस घर के अंदर रहना, ड्वेलिंग सीखना था। अक्सर हम घर तो बना लेते हैं, पर फिर से बाहर की दुनिया की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि हमें अपनी शांति से डर लगने लगता है। अर्जुन ने तय किया कि वो अब कभी अपनी रूह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उस रात घर लौटते हुए अर्जुन को एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी जो आइडेंटिटीज थी, उसकी जॉब, उसकी सोशल स्टैंडिंग, उसके रिश्ते, वो सब सिर्फ उस घर के फर्नीचर की तरह थे। वो जरूरी तो थे, लेकिन वो घर नहीं थे। घर तो वो अंदरूनी रोशनी थी जो हर परिस्थिति में जलती रहती है। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा। उसे पता था कि चाहे जो भी चुनौती आए, उसके पास एक ऐसी जगह है जहां वो हमेशा सुरक्षित रह सकता है। उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इस बार उसे लाइट जलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर की क्लैरिटी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। उसने आईने में देखा और अपनी ही आंखों में वो गहरा ठहराव देखा जो उसने कभी किसी और में ढूंढा था। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी और का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद को मिल गया हूं। ये एहसास इतना ताकतवर था कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी आत्मा के उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है जिन्हें उसने सालों पहले दुनिया के कोनों में छोड़ दिया था। अब वो एक पूरा होल इंसान था। उसने अपनी जिंदगी की हर कड़वाहट को शक्कर में बदल लिया था, अपनी हर चोट को एक निशान, मेडल की तरह सजा लिया था। उसे समझ आ गया था कि होम कोई मंजिल नहीं, बल्कि वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, बस अपनी हकीकत के साथ रह सकते हैं। उसे अब किसी मसीहा की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने जान लिया था कि उसकी मुक्ति उसके अपने ही हाथों में है। सोने से पहले उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर अब भी उतना ही शोर शराबे वाला था, चुनौतियां अब भी वैसी ही थी, लोग अब भी अपनी अपनी भागदौड़ में मसरूफ थे। लेकिन अर्जुन के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो अब उस शोर का हिस्सा नहीं था, वो उस शोर का गवाह था। उसे अब ये नहीं लगता था कि वो दुनिया से अलग है, बल्कि उसे ये महसूस होता था कि वो दुनिया के बीच में रहकर भी अपने अंदर के मजबूत किले में महफूज है। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, द डोर वॉज नेवर लॉक्ड, आई जस्ट हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर द की इन अदर पीपल्स पॉकेट्स। उसे अपनी इस सादगी पर हंसी आई कि इतनी छोटी सी बात समझने में उसे इतने साल लग गए, पर वो जानता था कि हर साल, हर चोट और हर वो बेघर पल जरूरी था उसे यहां तक पहुंचाने के लिए।
अर्जुन ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके फेफड़ों में जो हवा जा रही है वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वो एक नई चेतना है। उसे अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी उन सारी वर्जन्स को माफ कर दिया था जो कभी कमजोर पड़े थे। उसने महसूस किया कि उसकी रूह अब पूरी तरह से खिल चुकी है। उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए अपनी आंखों को धीरे से मूंद लिया। उसे अब सपनों की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी हकीकत ही अब सबसे खूबसूरत सपना बन चुकी थी। अंधेरे में भी उसे अपना घर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, चमकता हुआ, मजबूत और प्यार से भरा हुआ। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में आपने अर्जुन के साथ अपनी रूह की ईंटें जोड़ना सीखा। हमने देखा कि कैसे अपने अंदर के घर को बनाना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अब जब ये कहानी अपने आखिरी मुकाम पर है तो एक पल के लिए रुकिए और अपने अंदर झांक कर देखिए। क्या आपका घर तैयार है? क्या आपने उन कमरों को सजाया है जहां आपकी असली खुशियां रहती है? याद रखिएगा, आप कभी बेघर नहीं हो सकते जब तक आपकी आत्मा आपके पास है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने उस अंदरूनी घर की खिड़कियां हमेशा खुली रखिएगा ताकि ताजा हवा और नई रोशनी आती रहे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है आपकी अपनी वेलकम होम जर्नी की। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, किसी और एहसास के साथ। तब तक अपने घर में सुकून से रहिए। शुभ रात्रि।